जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ई लेक्चर के श्रृंखला में अरस्तु के विभिन्न सिद्धांतों तथा विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम अरस्तु द्वारा क्रांति के बारे में रखे गए विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, ठीक उसी आधार पर अरस्तु ने भी क्रांति पर अपने विचार रखे हैं। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। बच्चों, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि क्रांति कहते किसे हैं, अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा में क्रांति का क्या अर्थ है। बच्चों, किसी बात के खिलाफ उठ खड़ा होना भी क्रांति ही है, परंतु वह अनुशासित होनी चाहिए। क्रांति का अर्थ यह है कि कोई महत्वपूर्ण या आमूल परिवर्तन जिसके कि दूरगामी प्रभाव होते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। अरस्तु ने संविधान में होने वाले छोटे बड़े परिवर्तन को क्रांति माना। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होना जनतंत्र का उग्र या उदार रूप ग्रहण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र का या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तु क्रांति मानते हैं। अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण। जैसे कि बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक उसी तरह से क्रांति के भी कुछ मुख्य कारण होते हैं। अनेक विद्वानों ने क्रांति के बारे में अपनी अपनी राय प्रस्तुत की है। इसी श्रृंखला में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी क्रांति के कारण बताए हैं, जैसे कि असमानता, अन्याय, शासक वर्ग की धृष्टता, सम्मान की लालसा, घृणा, भय आदि। अब हम इनकी क्रमशः व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 है असमानता। असमानता, आप जानते हैं कि जहाँ भी कहीं समाज में असमानता होती है तो वह असमानता क्रांति को उत्पन्न करती है, क्योंकि अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिससे कि क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। नंबर 2 क्रांति का कारण है अन्याय। क्रांति का दूसरा जो कारण है वह है अन्याय, अर्थात यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है, तो असंतोष का उदय होता है और वह असंतोष क्रांति को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार क्रांति का तीसरा कारण यह है कि शासकों की धृष्टता तथा लाभ की इच्छा या लालसा। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है, तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। तथा क्रांति का जो चौथा कारण है वह यह है कि सम्मान की लालसा।
अर्थात जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। तथा क्रांति का जो पांचवा कारण है वह है किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता, अर्थात किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। क्रांति का जो पांचवा कारण है वह है घृणा। धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक तथा अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। तथा जो नेक्स्ट कारण अरस्तु ने क्रांति का बताया है वह है भय। भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। तथा जो नेक्स्ट कारण हम क्रांति का देखते हैं वह है विदेशी तत्व। जब कभी विदेशी तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं तो भारी आक्रमण का भय भी क्रांति का एक कारण बन जाता है। तथा जो नेक्स्ट कारण है क्रांति का अरस्तु के अनुसार वह है परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। अरस्तु कहते हैं कि क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्ग यानी कि धनी एवं निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी होता है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता है, किंतु जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर हो जाती है और दोनों को विजय प्राप्त करने की आशा रहती है तो वे विद्रोह करके सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना की थी। अरस्तु के अनुसार क्रांति के रोकने के उपाय। जिस तरह से क्रांति के कारण थे उसी प्रकार क्रांति उत्पन्न ना हो इसके भी अरस्तु ने कई उपाय बताए हैं। इन कारणों के ठीक विपरीत अरस्तु ने क्रांति रोकने के उपाय बताए जो इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहला है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध। अरस्तु कहते हैं कि क्रांति को रोकने का सबसे प्रमुख उपाय यही हो सकता है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए, क्योंकि वे कहते हैं कि क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अन्याय होता है और क्रांति के प्रतिकार का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सामान्य नागरिकों में यह भावना उत्पन्न करना है कि शासक वर्ग द्वारा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है या नहीं, और इस दृष्टि से संविधान और शासन सभी व्यक्तियों के संतोष पर आधारित होना चाहिए। क्रांति के रोकने के उपाय के बारे में जो दूसरा उपाय अरस्तु ने बताया है वह है कि नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना। वे कहते हैं कि शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाए तथा शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में देशभक्ति और निस्वार्थता की भावनाओं का संचार किया जा सकता है। तथा क्रांति को रोकने का जो नेक्स्ट उपाय अरस्तु ने बताया है वह है कानून का पालन। वे कहते हैं कि राज्य के
स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर रूप अपनाना चाहिए और किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को सहन नहीं किया जाना चाहिए। तथा नेक्स्ट जो क्रांति को रोकने का जो उपाय है वह है कि राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं, अर्थात राजकीय सत्ता पर एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है। अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उनका उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। तथा जो पांचवा जो उपाय क्रांति को रोकने का अरस्तू ने बताया है वह है भ्रष्टाचार रहित शासन। वे कहते हैं कि भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है। अतः शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार तथा आचरण संदेह रहित होना चाहिए। नेक्स्ट जो कारण है अरस्तू ने क्रांति को रोकने का बताया है वह है समानता का व्यवहार, क्योंकि क्रांति का जो एक विशेष कारण है वह है असमानता और क्रांति को रोकने के एक उपाय के रूप में यदि समानता का व्यवहार अपनाया जाए तो क्रांति को बहुत हद तक रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो उपाय अरस्तू ने बताया है वह है भारी आक्रमण का भय खड़ा करना। अरस्तू कहते हैं कि शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही भारी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक विरोधों को शांत कर उनमें एकता तथा देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सकता है। तथा जो अगला उपाय अरस्तू ने बताया है वह यह है कि परिवर्तनों पर निगरानी। अरस्तू कहते हैं कि क्रांति रोकने का एक श्रेष्ठ उपाय यह भी है कि छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक बार ये परिवर्तन क्रांति का कारण बन जाते हैं। अतः अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति के कारणों और उनके रोकने के उपाय बताए। अरस्तू ने क्रांति, उसके कारणों और प्रतिकार के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आधार पर यह विवेचना प्रस्तुत की थी, क्योंकि अरस्तू ने अपने समकालीन यूनान में शासन प्रणाली की अस्थिरता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। अरस्तू के राजनीतिक चिंतन का लक्ष्य ऐसी शासन प्रणाली की तलाश करना था जो स्थिर रह सके। अरस्तू के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता का कारण राज्य में बार बार होने वाले विद्रोह थे। जिन कारणों से ये विद्रोह होते थे वे ही क्रांति के कारण थे। अरस्तू के विचार से सारे राजनीतिक परिवर्तन तो बुरे नहीं होते हैं, परंतु राज्य के संविधान को सुरक्षित करना राजमर्म का परम कर्तव्य है। स्वयं अरस्तू ऐसे परिवर्तन का समर्थन करते हैं जो कि राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दे और क्रांति की संभावनाओं को समाप्त कर दे। इसके लिए अरस्तू ने मिश्रित संविधान अपनाने की सलाह दी, जिसमें कि लोकतंत्रीय और गुणतंत्रीय लक्षणों को मिलाकर संवैधानिक शासन स्थापित किया जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता होगी, जिसके सदस्य बारी बारी से शासक और शासित की भूमिकाएं संभालकर शक्ति संतुलन को कायम रख सकेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अरस्तू रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि क्रांति के विरुद्ध है।
धन्यवाद।